एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 31। और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के बुक से जो क्वेश्चन नंबर 32 है, पेज नंबर 173 में आपके एनसीईआरटी की बुक से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ये सवाल जो है 32, क्वेश्चन नंबर 32 किस टॉपिक को कवर करता है? तो पिछला जो टॉपिक हमारा चल रहा था पूंजी का समायोजन, ठीक है, उसी टॉपिक पर यह भी आधारित है। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो लिखा है पिंकी, कुमार और रूपा साझेदार हैं। तीन साझेदार पिंकी, कुमार और रूपा, और 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। इनका अनुपात बता रहा 3-2-1, 3/6, 2/6 और 1/6। वे लाभों में 1/4 भाग के लिए सीमा को प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रही है सीमा, और उसको लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 भाग, जिसे वह पिंकी से 1/8 बता रहा है कि 1/4 भाग वो कैसे ले रही है। पिंकी से 1/8 मतलब पिंकी के हिस्से से 1/8 हिस्सा वो लेगी, तथा कुमार और रूपा से 1/16 के अनुपात में प्राप्त करेगी। ठीक है, पिंकी से 1/8, पिंकी से 1/8, रूपा और कुमार से 1/16। ठीक है, फिर लिखा है सीमा के प्रवेश पर नई फर्म की कुल पूंजी। जब सीमा प्रवेश करती है मतलब कि जब उसका इस व्यापार में एंट्री होता है, तो पूंजी कितनी हो जाएगी उस व्यापार की? मतलब अब चार साझेदार हो गए, पिंकी, कुमार, रूपा और सीमा। तो इनका अब क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया इनके व्यापार का। तो अब व्यापार का पूंजी क्या बता रहा है सवाल? 2,40,000। इस फर्म का जो अब पूंजी है वो 2,40,000, कुल पूंजी 2,40,000 से निर्धारित की गई। फिर लिखा है सीमा नई, ठीक है, सीमा नई फर्म की कुल पूंजी में 1/4 भाग के बराबर नगद धन राशि लेकर आएगी। मतलब कि जो नई पूंजी है उसका 1/4 भाग, जो उसका लाभ प्राप्त करने का जो भाग है 1/4 भाग, उसके अनुसार वो क्या करेगी? धन लेकर, धनराशि पूंजी के रूप में लेकर आएगी। तो 2,40,000 का जब आप 1/4 मतलब इसको 4 से जब भाग देंगे तो 60,000 रुपये होता है। तो 60,000 रुपये ये पूंजी के रूप में रोकड़ लेकर आएगी, यही ये पॉइंट कह रहा है। आगे लिखता है पुराने साझेदारों की पूंजी, पुराने साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। क्या बता रहा है कि जो साझेदार हैं, पुराने साझेदार जो हैं, उनकी पूंजी क्या होगा? इनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात बनेगा उसके अनुसार इनका पूंजी होगा। तो हमको कैलकुलेशन करना होगा। आगे बोलता है ख्याति और परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी समस्त समायोजनों के पश्चात, मतलब फिर वही आपको पूंजी बता रहा है। इन्होंने जब ये प्रवेश किया है तो उस समय क्या किया? पूंजी खाता बनाया, और पूंजी खाता में सभी चीज समायोजित किया। समायोजित करने के बाद अंतिम पूंजी उस दिनांक पर, जिस दिनांक पर ये प्रवेश कर रही है सीमा, उस दिनांक पर अंतिम पूंजी निकल कर आती है। वो बता रहा है पिंकी, कुमार और रूपा की पूंजी क्रमशः 80,000 रुपये। देखेंगे रूपा का पूंजी कितना आ रहा है पूरा समायोजन करने के बाद? 80,000 रुपये। ठीक है, फिर उसी तरह कुमार का 30,000 रुपये, और रूपा का जो है वो 20,000 रुपये आता है। सभी साझेदारों की पूंजी की गणना करें। नया पूंजी की गणना करने बोल रहा है लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार, और उपरोक्त समायोजनों के पश्चात पूंजी निर्धारण करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दे। मतलब कि पूंजी निर्धारण पर, मतलब कि अब पूंजी क्या होगी? अब पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। तो देखना पड़ेगा कि वो जो लाभ विभाजन अनुपात की जो पूंजी आती है वो इसके बराबर, इनके बराबर है कि नहीं, या कम है कि अधिक है। यदि कम है तो पैसा मंगाएंगे, अधिक है तो पैसा दे दिया जाएगा। वैसे ही करने को हमको बोल रहा है। तो हमने सवाल देखा, सवाल को आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। तीन साझेदार, इनका अनुपात 3-2-1, इनका अनुपात 3-2-1। सीमा आ रही है 1/4 भाग के लिए, ठीक है, और 1/4 भाग वो कैसे प्राप्त करेगी? इससे, मतलब कि पिंकी से 1/8 भाग, ठीक है, पिंकी से 1/8 भाग लेगी।
कुमार से 1/16 और रूपा से भी 1/16। तो इसके आधार पर इनकी सहायता से हम नया अनुपात निकालेंगे। अभी पूरे फर्म की जब ये सीमा प्रवेश करती है तो उस समय इनका व्यापार का पूंजी कितना होगा? सीमा को लेने के पश्चात नई फर्म का पूंजी 2,40,000 रुपये, और सीमा अपने हिस्से का पूंजी लेकर आती है। और पुराने साझेदार क्या करेंगे? अपने लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी को रखेंगे, और इनका पूंजी जो है सभी चीज़ों को समायोजन करने के पास 80,000, 30,000 और 20,000 का है। हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल देखा, आइए अब हम हल करते हैं। तो पहले क्या निकालना होगा? जिस तरह हमने पिछला सवाल हल किया था, पहले हमको नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना होगा। फिर नए लाभ विभाजन के अनुपात की सहायता से हमको नई पूंजी, इनका जो पूंजी जो लाभ विभाजन अनुपात में रखना चाहिए वो निकालना होगा। फिर उसके बाद मिलान करना होगा कि इनका जो पूंजी, जो अंतिम पूंजी, जो पूंजी खाता से निकल कर आए उसके बराबर है या उससे कम है कि उससे ज़्यादा है, वो मिलान करना होगा। तो आइए हम सवाल हल करते हैं। पहले नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे। तो आप जब भी इस तरह का सवाल बनाए तो पहले नया लाभ विभाजन का अनुपात की गणना करेंगे। तो पहले नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है, क्योंकि आप देखेंगे लिखा है कि जो सीमा है उसको 1/4 भाग दिया जा रहा है। अब 1/4 भाग कैसे दिया जा रहा है? इस, ठीक ना, 1/4 देखेंगे आप, 1/8 भाग जो है वो किससे? 1/8 भाग वो पिंकी से प्राप्त कर रही है। उसी तरह 1/16 भाग किससे? कुमार से। और 1/16 भाग रूपा से। तो आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे, आप 1/8 धन 1/16 धन 1/16, तो आपका 1/4 होता है। मतलब कि सीधा सीधा उनके पिंकी से 1/8 हटा दिया जाएगा। उसी तरह कुमार के हिस्से में से 1/16 हटा दिया, माइनस कर दिया जाएगा, और रूपा के हिस्से से 1/16 माइनस कर दिया जाएगा। तो इनका नया अनुपात सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो हम हल करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पास निकालेंगे। पहले पिंकी के लिए नया अनुपात, पिंकी पिंकी का नया अनुपात। ठीक, पिंकी को पहले मिलता था 3/6। आप देखेंगे 3-2 का इनका पुराना अनुपात है, 3-2-1 पुराना अनुपात, 3-2 और 1 का है। 3-2-1 का इनका पुराना अनुपात है, तो 3/6 पिंकी का पुराना अनुपात है। इसमें से क्या कर रही है? अपने हिस्से में से 1/8 दे दे रही है। किसको? सीमा को। तो 1/8 सीधा सीधा माइनस हो जाएगा क्योंकि अपने में से दे दे रही है। ठीक है, तो क्या करना होगा? पहले यहाँ पर देखेंगे बीच में ऋण का निशान है, तो पहले हमको लसा निकालना होगा। तो लसा निकालते हैं 6 और 8 का। तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 वैसे उतर जाएगा, और 3 एकम 3। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो ये आ जाएगा 24। अब 24 को बारी बारी भाग देंगे। पहले 6 से भाग देंगे, 24 को 6 से भाग देंगे। 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 हमारा भागफल। 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4×3=12। फिर बीच में ऋण का निशान, फिर इस 24 को 8 से भाग देंगे। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 3 हमारा भागफल। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब इसको हम जब 12 में से 3 घटाते हैं तो 9/24 इसका नया अनुपात निकल कर आता है। फिर उसी तरह कुमार के लिए नया अनुपात, कुमार का नया अनुपात। तो कुमार को कितना? 2/6। अब उसमें से क्या कर रहा है? 1/16 दे दे रहा है। ठीक है, सीमा को दे दे रहा है, तो 1/16 सीधे माइनस करेंगे। तो यहाँ पास उसी तरह फिर 6 और 16 का निकाला जाएगा। तो 2 तिहाई और 2 अट्ठे। फिर 2 चौके 3 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 दूनी 3 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 एकम 3 वैसे उतर जाएगा। फिर 3 एकम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिहाई 48। तो इसका लसा निकल कर आता है 48। हम 48 यहाँ पास लिख लेंगे। अब इस 48 को बारी बारी नीचे से भाग देंगे। पहले 6 से भाग देंगे, भागफल 8 आएगा, 8 दूनी 16। उस 8 को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। फिर बीच में ऋण का निशान, उसी तरह 48 को 16 से भाग देंगे, 48 को 16 से भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 बार में, 3×6=18, 3×6=18 एक हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। तो 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3।
तो 16 में से 3 गया तो बचता है 13/48। ठीक है, इसका आता है नया अनुपात 13/48। उसी तरह हमारा रूपा के लिए नया अनुपात, तो रूपा को मिलता है 1/6। पुराना अनुपात 1/6, उसमें से अब क्या करेगी रूपा, 1/16 दे देगी। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर भी 48 आएगा, फिर 48 को 3 से भाग देंगे तो आता है 12। ठीक है, नहीं, 48 को हम 3 से भाग देंगे तो आता है 16। ठीक है, 48 को 3 से भाग देंगे तो 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पास 6 होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पास, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पास 6 होगा, 1/6, और यहाँ पास इसका अनुपात कितना था, 1/6। ठीक है, तो 1/6 इसका पुराना अनुपात, उसमें से 1/16 माइनस करेंगे जो वो सीमा को दे रही है। तो इन दोनों का जब लसा निकालेंगे तो हमारा लसा निकल कर आता है 48। अब 48 को 6 से भाग देंगे, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8। फिर बीच में ऋण का निशान, फिर इस 48 को 16 से भाग देंगे, भागफल 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पास हमारा आता है 5/48, इसका नया अनुपात। इसका 9/24, इसका 13/48 और इसका 5/48। अब हमने तीनों का नया अनुपात निकाल लिया, उसी तरह सीमा का भी निकाल लेते हैं। सीमा का वैसे दिया हुआ है मगर इनके हर के बराबर नहीं है, इसलिए हम हर को बराबर करते हैं। तो सीमा को मिलता है 1/4। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में 48 है और इसमें 24 है, तो इसको भी 48 बना लेते हैं। तो कैसे करना होगा, 24 को 2 से गुणा करना होगा तो 48 बन जाएगा। तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 और ये हो गया 48। अब तीनों का 48 बन जाता है, इसका भी 48 बनाते हैं। तो 4 को कितना से गुणा करना होगा, 12 से गुणा करना होगा, 12 चौके 48, ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे तो हो गया 12/48। तो नया अनुपात निकल कर आता है 18, 13, 5 और 12। 18, ठीक है, नया अनुपात निकल कर आता है 18, 13, 5 और 12। ये हमारा नया अनुपात हो गया। अब हमने सवाल के अनुसार नया अनुपात निकाल लिया। अब नए अनुपात के अनुसार हम पूंजी देखते हैं कि इनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार कितना होगा। तो देखिएगा, इसका सभी साझेदारों की पूंजी का निर्धारण, हम पूंजी का निर्धारण कर रहे हैं लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार। ठीक है, तो पहला पिंकी के लिए, ठीक, पिंकी की नई पूंजी लाभ विभाजन अनुपात अनुसार। तो देखेंगे आपको सवाल में बताया हुआ है कि व्यापार की पूंजी कितनी होगी, 2,40,000 होगी। तो 2,40,000 की, अब इसके जो नया अनुपात है उसके अनुसार इसका पूंजी देखते हैं। तो 18/48, 18/48, इन चारों को जोड़ेंगे तो 48 होगा। तो 18/48 इसका हिस्सा है, काटेंगे 48 एकम 48, और 48 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे, 48 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 240 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 शून्य उतार देंगे इसी तरह। तो 5,000 हो गया, 5,000 को 18 से गुणा करेंगे तो हमारा आता है 90,000 रुपये। आप गुणा करके देखिएगा, 90,000 होगा, 18 पंचे 90। ठीक है, 3 शून्य लग जाएगा तो 90,000 रुपये इसकी पूंजी होती है। मगर आप जब सवाल में देखेंगे तो इसका पूंजी कितना निकल कर आया है, इसका पूंजी जो है, जब इनकी पूंजी, जो पूंजी खाता बनाया गया तो इसका समायोजन करने के पास 80,000 रुपये ही आया, और जबकि इनका लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी कितना हो चाहिए, 90,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी पूंजी जो है वो कम है, 80,000 रुपये ही है। जब पूंजी खाता बनाया गया तो उसमें केवल 80,000 रुपये इनकी अंतिम पूंजी निकल कर आ रही है, जबकि पूंजी कितना होना चाहिए, 90,000 रुपये होना चाहिए। 10,000 रुपये कम पड़ रहा है इसका पूंजी, 10,000 रुपये से रोकड़ के रूप में मंगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पिंकी का। आप कुमार का देखते हैं, तो 2,40,000 पूरे फर्म की पूंजी, लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार इसकी भी पूंजी करेंगे तो इसका अनुपात है 13/48। तो ऐसे ही भाग देंगे तो आएगा 5,000, 5,000 को 13 से गुणा करेंगे तो होता है 65,000 रुपये, 13 पंचे 65, 65,000 रुपये इसका पूंजी होता है। और आप देखेंगे सभी चीज समायोजित करने के बाद इसका पूंजी कितना है, 30,000 रुपये ही आया है, जबकि 65,000 इसका लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होना चाहिए। तो 35,000 रुपये इसका कम बता रहा है पूंजी, 35,000 रुपये इससे मंगाया जाएगा रोकड़ के रूप में। फिर उसी तरह
रूपा के लिए। रूपा का पूंजी देखते हैं। तो 2,40,000 फर्म की पूंजी है, सवाल में बताया हुआ है आपको। नए फर्म की पूंजी कितनी है? 2,40,000 रुपये यहाँ पास आपको बताया हुआ है। 2,40,000 रुपये, इसी के अनुसार अब हम पूंजी बना रहे हैं लाभ विभाजन अनुपात में। तो 2,40,000 का इसका अनुपात जो है वो है 5/48। 5/48। ठीक है, 5/48। अब हम काटते हैं तो 48 से कम 48, फिर 5,000 यहाँ पास आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25,000 रुपये। 5 × 5 = 25, 25,000 रुपये होता है। जबकि इसकी पूंजी कितनी दिखा रही है पूंजी खाता में? सभी चीज़ समायोजित करने के बाद 20,000 रुपये दिखा रहा है। 5,000 रुपये इसका भी कम दिखा रहा है, 5,000 रुपये इसको भी लाना होगा। तो ये हो गया तीनों का। अब सीमा का भी देख लेते हैं, सीमा कितना पूंजी, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि सीमा जो इसका आवश्यक पूंजी है वो लेकर आएगी। तो 2,40,000 का इसका अनुपात है 12/48 या 1/4। ठीक है, तो यहाँ भी आता है 5,000। 5,000 को 12 से गुणा करेंगे तो 60,000 रुपये इसका पूंजी, तो ये रोकड़ के रूप में लेकर आएगी। तो हमने यहाँ पर पूंजी निकाल दिया, 90, 65, 25 और 60। अब मिलान करते हैं, क्या इतना इतना इनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार इनकी पूंजी है कि नहीं है। अगर कम है तो पैसा मंगाएंगे, और यदि ज़्यादा है इनके अनुसार है तो ठीक है, और यदि इनसे कम है तो पैसा मंगाया जाएगा, यदि इनसे ज़्यादा है तो पैसा इनको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम मिलान करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, अतः अतः ठीक है, आ का देखते हैं कितना राशि उसको मंगाना है या देना है। तो 90,000 रुपये इसका लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी होता है, इतना पूंजी होना चाहिए। मगर इसका पूंजी कितना है? 80,000 रुपये। जब समायोजित करने के बाद इसका पूंजी, जब कैपिटल अकाउंट बनाया गया, पूंजी खाता बनाया गया, तो 80,000 रुपये ही आया बस। तो 10,000 रुपये इससे मांगा जाएगा। 10,000 रुपये ये लेकर, पिंकी है ये, और नहीं है, पिंकी लेकर आएगी। पिंकी लेकर आएगी 10,000 रुपये। फिर उसी तरह कुमार, इसका देखेंगे, इसका भी लाभ विभाजन अनुपात वाला ही पूंजी ज़्यादा है, मतलब कि 65,000 रुपये है। और जबकि इसका पूंजी कितना निकल कर आया है? केवल 30,000 रुपये। इसकी पूंजी 30,000 ये अभी दिखा रहा है। 35,000 रुपये से कम बता रहा है, 35,000 रुपये से मांगा जाएगा, ये भी लेकर आएगी, लेकर आएगा। फिर उसके बाद रूपा का लाभ विभाजन अनुपात अनुसार पूंजी 25,000 रुपये निकल कर आया है। जबकि इसकी पूंजी जो समायोजित पूंजी है वो 20,000 ही बता रही है। तो 5,000 रुपये इसका भी कम पड़ रहा है, ये भी लेकर आएगी 5,000 रुपये। और 60,000 रुपये सीमा तो लेकर आएगी आएगी, क्योंकि नई साझेदार है। तो हमको इसका प्रविष्टि देना होगा। ये तीनों ही पैसा लेकर आए, इनका प्रविष्टि, और 60,000 जो वो लेकर आए उसका भी प्रविष्टि हमको देना होगा। तो अब हम देखते हैं पंजी प्रविष्टि। तो दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक, राशि विकलन और राशि समाकलन। ठीक है, तो ये तीनों ही पैसा लेकर आएंगे रोकड़ के रूप में। बैंक से भी प्रविष्टि कर सकते हैं आप, रोकड़ से भी प्रविष्टि करते हैं। तो हम प्रविष्टि करते हैं, पैसा आएगा इन तीनों का। बैंक खाता नामे, बैंक खाता डेबिट, पैसा आया व्यापार के पास, इनके फर्म के पास पैसा आया, बैंक खाता डेबिट। और पिंकी, क्योंकि पिंकी 10,000 ला रही है, तो जैसे ही लाएगी तो पूंजी उसका बनेगा 10,000 से। ये 35,000 लाएगी तो 35,000 से इसका पूंजी बनेगा, और ये 5,000 लाएगी तो ये 5,000 से इसका पूंजी बनेगा। तो इन तीनों का पूंजी बन रहा है। तो पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। तो पिंकी पूंजी खाता से, कुमार पूंजी
खाता से और रूपा पूंजी खाता से। अमाउंट 10,000 रुपये पूंजी बन रही है यहाँ पर। इसका 10,000 रुपये, इसका 35,000 रुपये और इसका 5,000 रुपये। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50,000 रुपये बैंक में पैसा आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साझेदारों द्वारा पूंजी में कमी को पूरा किया गया। जो इनकी पूंजी में कमी हो रही थी उसको पूरा किया। साझेदारों द्वारा पूंजी में कमी को पूरा किया गया। अब ये तो इन तीनों का हो गया, इन तीनों ने पैसा लगा दिया, ले आए ये। अब नया साझेदार जो है सीमा, वो भी पैसा लेकर आई, उसका भी हमको परिस्थिति देखना होगा। तो वो भी पैसा लेकर आई। बैंक पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट। कितना पैसा वो लेकर आ रही है? 60,000 रुपये हमने कैलकुलेशन किया है उसका। बैंक खाता डेबिट और पूंजी बनेगा उसका, नया साझेदार का भी पूंजी बनेगा क्योंकि पूंजी के रूप में पैसा ला रही है। सीमा पूंजी खाता से 60,000 रुपये और यहाँ भी 60,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर जो पंजी प्रविष्टि था इसका हमने पंजी प्रविष्टि भी दे दिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नए साझेदार द्वारा पूंजी की धनराशि लाई गई। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो क्लोज हो जाता है। हमको यही प्रविष्टि देने था, पूंजी का समायोजन का प्रविष्टि देना था। हमने पूंजी का समायोजन का प्रविष्टि दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आपको बनाकर बताया आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।